साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आकर के डेली आप सुबह-सुबह 7:02 पे आप देख सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन होगा, हर एक भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है। देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है हमारा यहाँ से शुरू से देखते हैं। ये दिया है कि अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, इसमें से आपको बताना है अवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है, इसमें से आपको बताना है कि मोल जो होता है ना मोल पदार्थ के मोल होता है उसी को अवोगाद्रो संख्या है। और यह होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। 2 3 23 होता है, इसको 22 है, 0 22 और 10 का पावर 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका आंसर। अवोगाद्रो की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन में। ठीक, आगे देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसमें से आपको बताना है पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, धारा और एम्पियर। तो ये देखिए धारा का मापने वाला एम्पियर होता है, तो इन दो आपस में रहेगा पारसेक है और प्रकाश वर्ष में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, मतलब कि दूरी का प्रकाश वर्ष का होता है। पारसेक जो होता है ना सबसे बड़ी इकाई होती है, इसमें हो जाएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होगा, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1 लीटर में यानी कि एक जैसे देखिए 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है और 159 लीटर। और वही पूछ रहा है कि 1 लीटर 1 गैलन में 1 लीटर कितना होता है, तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा 2642 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, 1 फर्मी मीटर में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे टेको फेटो ऐसे करके आता है, तो फर्मी मीटर कितना होता है 10 का पावर -15 होता है। एक एंगस्ट्रॉम आपको बताना है कोई अथी में, कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। और फर्मी जो होता है वह होता है 10 का पावर -15 एम होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है, रिचर्ड डे है, वाल्टर, जॉन नेपियर और वार्ड। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, जो नहीं जानते हो जान लीजिए कि वह जॉन नेपियर है। लॉगरिथम के जो है आविष्कारक जो है वह जॉन नेपियर है, ऑप्शन सी से होगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है। क्वांटम सिद्धांत के इस प्रतिपादक एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक और कूलम्ब। देखिए क्या है, एडिसन किसके लिए थे, तो वह बल्ब बनाने के लिए है। न्यूटन बल और गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिए थे। मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। और आवेश का कूलम्ब होता है, ये याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, तो वह कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है इसका। और क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो मैक्स प्लांक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के वाला यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। देखिए हाइड्रोफोन और मेगाफोन, ये दोनों में नहीं होगा इसका। अब इसमें से देखिए दोनों में से कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपसे अच्छे तरह से बता दे रहे हैं। देखिए हाइड्रो और हाइग्रो, हाइड्रो जो होता है द्रव के घनत्व के द्रव के घनत्व को मापने के लिए अपेक्षित घनत्व, द्रव के अपेक्षित अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए होता है, घनत्व को मापने के लिए होता है। जैसे कि हाइड्रोमीटर जो होता है उसकी सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे देखिए इलेक्ट्रोमीटर जो होता है हाइड्रोमीटर के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए कि दूध एक द्रव है और उसकी अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए क्या होता है। और वायुमंडल जो होता है ना हाइग्रोमीटर होता है, इसका याद रखिएगा। हाइड्रो क्या होता है, तो द्रव होता है, जैसे पानी हो गया, हाइड्रो पानी को बोलते हैं ना, उससे याद रखिएगा कि द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए होता है। और वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि वायुमंडल में जो नमी होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, यही आपसे पूछे थे सबसे इससे पहले वाले फर्मी मीटर से पहले जो क्वेश्चन था। तो आपको बताना है एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो यह होता है 10 का पावर -3 होता है, एम में होता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पे है, कक्षा के त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, दिए गए वेग पर, सूर्य से दूरी पर। तो दिया है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर किसके पे करता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इससे 36,000 किलोमीटर पर यह उपग्रह का कक्षीय वेग होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो इसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, कक्षा के, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है चाबी, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है। देखिए ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो जो चलती हुई स्थिति में होगी उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और चाबी अगर भर देता तो उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका आंसर तो सही सी से ही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि पिंड का संवेग 50% बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो संवेग बराबर क्या होता है ये आप पहले समझिए। संवेग बराबर होता है mv और mv होता है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज किनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर वो होता है 1/2 mv² होता है। इन दोनों में देखिए इसमें भी mv है, इसमें भी mv है, तो थोड़ा सा मिलेगा आपको।
अब देखिए कि इसमें 50% संवेग बढ़ा दिया गया, जैसे कि यह यम मान लीजिए उसमें रह गया और इसमें बढ़ाएँगे वेग में, यानी कि संवेग में बढ़ जाएगा 50%, तो ये जो हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ये वेग बढ़ जाएगा। तब कितना बढ़ेगा? तो वह 125 हो जाएगा। मान लीजिए कि यम हमारा उतना ही है और 50% वेग बढ़ा दिया जाए, इसलिए कि इन दोनों में से अगर बढ़ेगा तभी जाकर के ये बढ़ेगा। एक मान लीजिए अगर यह 2 था तो 50% बढ़ गया तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी हिसाब से अगर मान लीजिए, जैसे अगर 2 नहीं, इसको अगर हम 100 मान लिए, 100% है, अगर यह 150 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? यही चीज़ इस पे लागू होगा, तो 25 से हम 225 होता है, 225 स्क्वायर में है तो इससे तब तो हो ही जाएगा। लेकिन इसमें भाग कितना बढ़ जाएगा? तो यह जो पहले था 100 तो अब 125 बढ़ जाएगा, यानी कि 125% बढ़ जाएगा। देखिए इसमें से जैसे 225 है प्रतिशत में, तो 225% हुआ, तब क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ये 100 और प्लस 125, तो 100 तो पहले था ही और 125 बढ़ गया, यानी कि 125% बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है यह कौन-सा होता है? तो ध्वनि जो तरंग होती है ना, ध्वनि तरंग, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसको याद करने के लिए इसमें आधा ध है, इसमें भी आधा ध है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सभी माध्यम में वो चल सकती है, अगर उसके माध्यम की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? अनुप्रस्थ का याद रखिएगा, और प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस पे प्र से है, वो प्रस्थ हो गया। अब देखिए कह रहा है कि उत्पन्न नहीं हो सकती है पानी, लोहा, हवा और पारा में, तो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, आपको बताना है, प्रस्थाता गुणांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जड़त्व आघूर्ण है और प्लांक नियतांक है, तो इसमें हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा? तो प्रत्यास्था गुणांक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पनडुब्बी आधारित है, किससे आधारित है पनडुब्बी? तो यह जो जगह देखिए, यह पूछा गया क्वेश्चन था हम लोग के रेलवे में या जीडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन हम गलती मार दिए थे और इसमें आर्कमिडीज का सिद्धांत होगा, इसका आंसर भी सही हो जाएगा, आर्कमिडीज का सिद्धांत होगा। देखिए ऊर्जा के न्यूटन का सिद्धांत क्या है? तो न्यूटन के सिद्धांत 3 है, मतलब कि न्यूटन के बल के सिद्धांत, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के 3 है, एक है जड़त्व का नियम, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत पनडुब्बी जो चलती है आर्कमिडीज के सिद्धांत पर चलती है। पास्कल क्या होता है कि छोटे वस्तु को थोड़ा सा दबाया जाए तो किसी वस्तु को, जैसे क्रेन होता है कि एक हाइड्रोलिक से आप किसी को उठा सकते हैं, वही चीज है पास्कल। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम से जो होता है रॉकेट चलता है। ठीक, तो पनडुब्बी जो आधारित होती है आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? देखिए क्या होता है, समुद्र में तैरना आसान इसलिए होता है कि वह उसका जो घनत्व होता है अधिक होता है नदी की अपेक्षा। नदी की अपेक्षा इसलिए वह कम होता है कि अधिक होता है, मतलब घनत्व अधिक होता है। जब समुद्र में खारा पानी होने के कारण से उसमें घनत्व कम होता है, अधिक होता है, इसके चलते वहां पे आसान होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि समुद्र का जल जो है घनत्व अधिक होता है नदी की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे तैरना आसान होता है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। श्रव्य तरंग अश्रव्य कहलाती है जब आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें से ऑप्शन देखिएगा, अपश्रव्य होता है, इंफ्रासोनिक होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है। एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है श्रव्य, जो हम लोग सुनते हैं। याद रखिएगा 20 हर्ट्ज, यानी कि एच जेड से कम जो होगा, यहाँ से जैसे एक रेखा मान कर चलिए, यहाँ से नीचे जब होगा यानी कि यह से कम होगा, तो यह 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपश्रव्य। इसको याद रखिएगा, अपश्रव्य। अपश्रव्य इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और जब इससे अधिक, मतलब ये श्रव्य से, श्रव्य यानी कि ऑडिबल जो होती है तरंगे, जिसको सुन सकते हैं, उससे जब अधिक होगा तो वो उसको अश्रव्य बोलते हैं, अश्रव्य। और इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, ULTRA। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। यह क्या होता है कि 20 के हर्ट्ज, ठीक ना, 20,000 के हर्ट्ज से अधिक होता है। और इसमें तो होता है, देखिए 20 से 20,000 के बीच में, देखिए इससे जब कम होगा, इससे कम होगा तो वह अपश्रव्य होगा, और 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होगा तो वह अल्ट्रासोनिक होगा, अधिक होगा तब। ठीक, तो हम कहाँ तक से कहाँ तक सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 के को हटा करके 20,000 एच जेड करते हैं। ठीक है ना, तो इससे अधिक हम लोग नहीं सुन पाते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुनते हैं, इसको ऑडिबल बोलते हैं, यानी कि श्रव्य बोलते हैं। कह रहा है कि अपश्रव्य कही जाती है, तो 20 से कम जो होगा उससे अपश्रव्य बोलते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा।
और 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर बोलेंगे तो उसको अश्रव्य बोलेंगे और अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक। और जो सुनाई देता है यानी कि श्रव्य होता है उसको श्रव्य यानी कि ऑडिबल बोलते हैं, ऑडिबल जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो वह सुनने के लिए यहाँ पे देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, सुन सकते हैं, ठीक। इससे अधिक हम लोग नहीं सुन सकते हैं और 20 से कम हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आने वाला समय आप लोग के लिए मतलब कि क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। इसलिए हम डिटेल से इसको बताना चाहते हैं, इसलिए कि जो कमियां हमारे में थी हो सकता है कि वो कमियां आप में भी हो सकती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हम ही जानते थे, और जहाँ पे कमियां होती हैं जैसे हम नहीं समझ पाते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। तरंग की लंबाई आधी करने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। तरंग की लंबाई अगर आधी कर दी जाए तो उसका जो ध्वनि का वेग होता है वह आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए से होगा। ध्वनि तरंगे हैं ये अभी हम लोग इससे पहले वाले में क्वेश्चन में एक जगह आया था तो उसके लिए हम लोग समझे थे। इसको याद रखिएगा, आधा ध है और अनुद्वैध जो होता है इसमें भी आधा ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, तो प्रकाश जो अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो गया। ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये ऑप्शन सही है, ये सही हो जाएगा। ये अभी एक हमारे जीडीसी के रेलवे जीडीसीई में पूछा गया था क्वेश्चन और मुझसे सही हुआ था। ये इसी तरह से हम इसी तर्ज पे याद किए थे, तो ऑप्शन इस पे ये सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है कितनी, तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक सीधा। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी बनेगा तो काल्पनिक बनता है, कभी एक बार बस बदलता है और वह सीधा बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग की है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिएगा जैसे हम जो कैमरा लगाए हुए हैं, जो कैमरा में बातें कर रहे हैं, इसमें कौन सा, तो कन्वेक्स होता है। इसका आंसर बी से जगह उत्तल लेंस का। वही पूछ रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ई बराबर MC स्क्वायर किसने प्रतिपादित किए थे, इसमें एक जगह ये भी आता है कि सी का मान क्या होता है, तब सी प्रकाश का वेग होता है। इसको भी याद रखिएगा, प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग। तो और ई बराबर MC स्क्वायर किसने दिए थे, तो ये दिए थे आइंस्टीन ने। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, तब प्लूटोनियम में इसको बदला जा सकता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा, तो निम्न गलनांक होना चाहिए, लो मेल्टिंग यानी कि गलनांक कम होना चाहिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकता तो होती है, तो यह हो जाएगा गामा किरणें होती हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। देखिए इसमें है दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का क्षय कम किसमें होगा, तो प्रतिवर्ती धारा में, यानी कि एसी में ऊर्जा की धारा जिससे कम होती है। जैसे हमारे घर में जो भी एसी आती है वह एसी में आता है, लेकिन जो इन्वर्टर से जब बैटरी में जाता है तो डीसी में जाता है, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा, ऊर्जा क्षय कम होता है किसमें, तो प्रतिवर्ती धारा में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे या अन्योन प्रेरण पे, आप बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण है, स्वप्रेरण है, अन्योन, ये हो जाएगा अन्योन प्रेरण, ठीक। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अन्योन प्रेरण पर होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, और इसी वीडियो में जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे टेलीग्राम का लिंक होगा, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका PDF आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।